Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are continuing the topic of hearing loss. एक person comes to you in emergency or in OPD and tells you कि उसे hearing loss है. अगर वो पर्सन कहता है कि उसको hearing loss है, आप चेक करते हो कि किस कैटेगरी का hearing loss है. We know we have 3 types of hearing loss. एक तो है conductive hearing loss, दूसरा है sensory neural hearing loss और तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? Type of hearing loss. Mixed, very good. तीसरा we have mixed hearing loss. अब एक बंदा जब भी कहता है कि उसे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, इसका मतलब ये कि उसके कंडक्टिव सिस्टम में ये उसकी मैलियस इंटरस्टैप्स ये उसका कॉक्लिया, उसके कंडक्टिव सिस्टम में कहीं मसला है. हम कहते हैं एयर कंडक्शन में मसला. अगर एक शख्स कहता है, प्रेजेंट करता है कि ऐसे मसले के साथ कि उसका कंडक्टिव सिस्टम जो है ठीक है, उसकी एयर कंडक्शन इज नॉर्मल और उसकी जो है बोन कंडक्शन नॉर्मल नहीं है, मतलब ये कॉक्लिया ये उसकी बोन का मेस्टॉइड पार्ट है और यहाँ जब हम ट्यूनिंग फोर्क रखते हैं हमारे पास, उसकी बोन कंडक्शन जो है वो ठीक नहीं है, तो हम कहते हैं इट इज सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस. ओके, एम आई क्लियर? आई हैव रिवाइज्ड इट. हम लोगों को ये भी बात पता है कि इन ऑल पॉसिबल सिनेरियोज एंड सिचुएशंस the air conduction is better than the bone conduction. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. Okay, good. Confirm, जी. In order to confirm कि कौन से टाइप का hearing loss है और कितनी रेंज का hearing loss है, degree of hearing loss कितनी है, is it mild, is it moderate, if it is moderately severe या it is स्वीयर किस्म के, मतलब किस ग्रेड में ये फॉल करता है ये हेयरिंग लॉस. इसकी डिग्री बताने के लिए we go for the confirmatory test and the confirmatory tests are none other than the pure tune audiometry and the tympanometry. मैंने आपको उस दिन असल में बताया था कि प्योर ट्यून ऑडियोमेट्री जो है वो ना सिर्फ डिग्री बताती है बल्कि इट आल्सो टेल्स अ टाइप कि एयर कंडक्शन में मसला है कि बोन कंडक्शन में मसला है. आगे हम देखेंगे टेम्पैनोमेट्री. टेम्पैनोमेट्री बताएगी कि कंडक्शन सिस्टम में कितना मसला है. अगर हम प्रेशर दें, साउंड प्रोड्यूस करके एयर कंडक्शन सिस्टम में दें तो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन और बाकी जो कंडक्टिव सिस्टम है वो कितना इलास्टिक है, कितना कंप्लायबल है, कितनी कंप्लायंस है उसको, ये मालूम करना है. हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट प्योर ट्यून ऑडियोमेट्री के साथ. ओके, ये बार-बार छोड़ क्यों रहे हैं, बार-बार आ क्यों रहे हैं? खैरियत है? एनी इशू? नहीं गलती से हो गया. अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, वो बस ना डिस्ट्रैक्ट हो जाती है. अच्छा, हम प्योर ट्यून ऑडियोमेट्री पढ़े. मैं आपको सबसे पहले नॉर्मल बताऊंगी कि व्हाट इज द नॉर्मल ऑफ प्योर ट्यून ऑडियोमेट्री. हम एक ग्राफ, हम लोग ने आज पढ़े ग्राफ्स. ये ग्राफ है एक ऐसे बनेगा जो नॉर्मल. विजरा ये एसईक्यू में आता है क्वेश्चन या ऑस्पी में आता है जी? ये जो आज हम पढ़ रहे हैं पीटी और टिम्पैनोमेट्री, ये ऑस्पी में क्वेश्चन आता है या फिर ये एसईक्यू में भी क्वेश्चन आता है? एसईक्यू में भी आता है. ये कंफर्मेटरी टेस्ट है. पीटी और टिम्पैनोमेट्री ये सब क्लिनिकल परफॉर्मेंस के लिए, ऑस्पी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लिखने के लिए भी आते हैं. लिखने के लिए एज इन ये ग्राफ भी आ सकता है, ग्राफ को आप कंप्रीहेंड करें. और ये जैसे कि मैंने बताया कंफर्मेटरी टेस्ट है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है. प्योर ट्यून ऑडियोमेट्री में हम एक प्योर ट्यून, सिंगुलर ट्यून एक सुनाते हैं उस पर्सन को एक साउंड प्रूफ रूम में और फिर उसकी देखते हैं कि उसको कितना सुनाई देता है. हमारी जो नॉर्मल रेंज होती है ना वो ये यहाँ पे होती है हमारी 10, 20, 30, 40. अच्छा, इसका ग्राफ ना उल्टा आता है. अगर किसी को 50, 60 पे सुनाई देता है
नॉर्मल होती है 20 और 30 के दरमियान। एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन की हम दो लाइंस लगाते हैं। इसमें एक खास बात जो याद रखने वाली वो ये है कि हमेशा प्योर इन ऑडियोमेट्री में जो ऊपर वाली लाइन होगी ना वो बोन कंडक्शन और जो नीचे लाइन होगी वो होगी एयर कंडक्शन। ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन डेसिबल्स, जो साउंड का यूनिट क्या है डेसिबल, और ये फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज में हम मेजर करें 250, 500, 1000, 2000, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती जाएगी और हमने देखना है क्या उस बंदे को नॉर्मल डेसिबल पे सुनाई दे रहा है, नॉर्मल रेंज में सुनाई दे रहा है कि उससे जो है नीचे उसे ऊंचा सुनाई दे रहा है, क्या है उसे नॉर्मल 20-30 डेसिबल्स पे वो सुन पा रहा है या उसको लिए हम लोगों को आवाज ऊंची करनी पड़ी है सुनाने के। ये है नॉर्मल। फॉर द केस ऑफ नॉर्मल ऑलवेज जो ऊपर वाली लाइन होगी दैट इज फॉर बोन कंडक्शन, जो नीचे वाली लाइन है दैट इज फॉर एयर कंडक्शन, ठीक है। और ये 20 से 30 के दरमियान ये दो लाइन्स हमें नजर आएंगी। इट इंडिकेट्स अ पर्सन इज नॉर्मल इन हैज नॉर्मल हेयरिंग, ओके। Am I clear? Yes. Okay, thank you. दूसरा हमारे पास ग्राफ है ये भी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर करो और डेसिबल्स है। नॉर्मल जो डेसिबल्स 20 और 30। ये हम ग्राफ स्टडी करें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का। अब गौर से मुलाहिजा कीजिए, हमें पता है कि जब भी एक इंसान को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होती है तो मुझे शहनाज आप बताओ कि क्या उसके एयर कंडक्शन में मसला होता है या बोन कंडक्शन में? क्विकली। एयर कंडक्शन में मसला होता है। एयर कंडक्शन में, एक्सीलेंट। तो क्या बोन कंडक्शन वाली लाइन नॉर्मल पे रहेगी कि वो भी चेंज हो? मुझे ये कौन बताएगा? मुजम्मिल भाई आप। तो बोन कंडक्शन जो होगी उसकी वो नॉर्मल रहेगी। बोन कंडक्शन will remain normal as it is, whereas the air conduction, उस बंदे को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, इस बंदे का एयर कंडक्शन में मसला है, उस बंदे को ऊंचा सुनाई देगा या हल्का सुनाई देगा। एक पर्सन के कान में आवाज नहीं जा रही तो वो ये थोड़ी कहता है कि आहिस्ता बोलो, वो ये कहते हैं ना ऊंचा बोलो। क्या बोल रहे हो? ऊंचा बोलो। ऑब्वियसली इस बंदे की भी नॉर्मल डेसिबल्स 40, 50, 60 ऊंची आवाजें सुनते, तो इस बंदे का एयर कंडक्शन में वाजे, एयर कंडक्शन की लाइन में बोन कंडक्शन की लाइन में यू विल सी प्योर टोन ऑडियोमेट्री में एक वाजे डिफरेंस आपको बता देंगे। ठीक, अगर आपको एक ग्राफ आता है कुछ भी नहीं लिखा हो और कहते हैं ये प्योर टोन ऑडियोमेट्री है, यहाँ साउंड का डेसिबल है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है। मैंने आपको एक बात बताई है ना कि नींद में भी कोई आपसे पूछे ना कि ऊपर वाली लाइन पीटीएल में क्या होती है, तो आपने कहना ऊपर वाली लाइन चाहे जो मर्जी हो जाए वो बोन कंडक्शन की रहती है, चाहे बोन कंडक्शन भी नीचे आए, आगे हम पढ़ेंगे सेंसरी में। आपने कहना ये बोन कंडक्शन है, ये एयर कंडक्शन है। अब आपने चेक करना है कि बोन कंडक्शन नॉर्मल 30 to 20, 30 वाला रेंज नॉर्मल होती है। इंसान नॉर्मल 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ये 2000 हर्ट्ज और डेसिबल्स में वो 20 से 30 डेसिबल्स के दरमियान नॉर्मल सुन सकता है। ठीक है, अगर तो नॉर्मल रेंज में तो मतलब बोन कंडक्शन नॉर्मल है, मतलब सेंसरी न्यूरल को कुछ नहीं हुआ। हुआ है तो सारा कुछ किसको हुआ है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। कंडक्शन डिफेक्ट हुई है। ये हमारे पास जिसमें एयर कंडक्शन डिफेक्टिव होगी, इसका मतलब वो क्या होगा? कंडक्टिव है। एम आई क्लियर? Yes. हमजा Yes, है आज clear. क्लियर? और कौन कौन है? यस। Okay, everybody is clear. Good, very good. That's good. अब हम चलते हैं सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। अब ये हमजा याद है आपने बनवाना है ग्राफ। मैं ये ग्राफ बना रही हूँ। ये हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी है इसमें, ठीक है। ये डेसिबल्स है, ये 20, 30 है। अच्छा, अब स्टोरी ये है कि हमने पढ़ा था
कि अगर हमारे पास सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस आता है, मैं एक डायग्राम बना, ये कॉपी, ये मेस्टॉइड है जहां हम लोग ट्यूनिंग फोर्क रख के बोन कंडक्शन मेजर करते हैं। अगर कंडक्टिव हेयरिंग, अब हम कहते हैं आवाज देते हैं इस कान में, तो ट्रैवल करके कंडक्टिव सिस्टम में कॉक्लिया में जाती है, कॉक्लिया से नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं और ब्रेन तक जाती है। ये हमारा कंडक्टिव पाथवे होगा। बोन कंडक्टिव पाथवे क्या है? ये एयर कंडक्टिव पाथवे है। बोन कंडक्टिव पाथवे क्या है? बोन्स वाइब्रेट करके कॉक्लिया को स्टिमुलेट करती हैं और वो ब्रेन तक जाती है। अगर इन केस हमारे पास कॉक्लिया खराब हो जाए तो बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन में क्या क्या फर्क पड़ेगा? बोन कंडक्शन डिक्रीज, क्या? बोन कंडक्शन की है जो कम हो जाएगी। वेरी गुड, बोन कंडक्शन हमारे पास कम हो जाएगी, सही है। तो क्या है, सिर्फ बोन कंडक्शन कम होगी, एयर कंडक्शन ने भी तो अपना मैसेज कॉक्लिया से भेजना था। हाँ, एयर कंडक्शन भी कम होगी, वेरी गुड। अब मुझे ग्राफ बनाए, अब इस आइडिया को जहन में रखना है, ये 20-30 है यहाँ नॉर्मल होते हैं। अब इस सिनेरियो में हमने देखा कि एयर कंडक्शन भी डिक्रीज हो रही है, बोन कंडक्शन भी डिक्रीज हो रही है, मतलब कुछ भी नॉर्मल पे नहीं है। शायद भाई इस कंडीशन में सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में जहां बोन कंडक्शन, कॉक्लिया ही उड़ चुका है, बोन कंडक्शन भी डिफेक्टिव आएगी और एयर कंडक्शन भी डिफेक्टिव आएगी। तो क्या इसमें कोई एयर कंडक्शन या बोन कंडक्शन नॉर्मल पे आएगी? दोनों नीचे आ जाएंगी लाइन। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, अमेजिंग। दोनों नीचे आएंगे और दोनों नॉर्मल पे नहीं होंगे। बंदा कहेगा ऊंची ऊंची बोल के, चीखे मार मार के कहेगा तुम ऊंची बोलो, मुझे सुनाई नहीं देगा। ये मैंने लगा दी 2 लाइनें, ठीक है। इन 2 लाइनों में नॉर्मली डिस्टेंस ना इतना ही होता है, ठीक। अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा इसका मतलब अबनॉर्मैलिटी है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। अब इस केस में सेंसरी न्यूरल में हमारे पास एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन में सिर्फ ये मसला आया कि कॉक्लिया डेड हो गया, मतलब कॉक्लियर रीजन में, न्यूरल रीजन में मसला है। वो कॉक्लिया में आया, ब्रेन के ऊपर स्टेम जो ओलिवरी न्यूक्लियस उसमें आया, लेटरल जो ओलिवरी न्यूक्लियस उसमें आया, मतलब ब्रेन में कॉर्टेक्स में मसला। हमें बस इतना पता है कि न्यूरल में मसला है। तो दोनों एसी और बीसी दोनों डिक्रीज हो, उन दोनों में आपस में लाइन में डिफरेंस नहीं आएगा, डिस्टेंस उन दोनों में नॉर्मल रहेगा, क्योंकि यहाँ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस नहीं हो रहा। यहाँ न्यूरल की वजह से, नर्वस सिस्टम की वजह से एसी और बीसी को ज्यादा उनको डेसिबल्स पे हेयरिंग हो रही है, उस पर्सन को ज्यादा ऊंचा सुनना पड़ा बिकॉज उसका कंडक्टिव सिस्टम में मसला नहीं है, न्यूरल सिस्टम में मसला। अब मुझे बताएं, मैंने 2 लाइनें लगाई हैं, मोमना आप ही आप बताएं ऊपर वाली लाइन किस चीज का है, कौन सी चीज को शो? ऊपर बोन कंडक्शन। वेरी गुड, नीचे वाली लाइन ऑब्वियसली एयर कंडक्शन। ग्रेट। अगेन अब हम एक बना रहे हैं, मैं ग्राफ बनाऊंगी, उसको आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंड करना है एंड आई रियली लाइक कि एवरीबॉडी पार्टिसिपेट। मुझे बताएं एक्स वाई एक्सिस पे मैंने कौन सा डिजिट रखना है? डेसिबल। वेरी गुड, डेसिबल। और कौन बताएगा? मुझे भाई आप बताएं एक्स एक्सिस पे कौन सा डिजिट है? हर्ट्ज में हम लेंगे फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज, वेरी गुड। ऊपर वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है हमजा, याद है? बोन कंडक्शन को। और नीचे वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है शहनाज? एयर कंडक्शन। एयर कंडक्शन। अच्छा, अब ग्राफ को गौर से देखना है, ये है 20 और 30, ये नॉर्मल रेंज है। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया इधर और एक लाइन ड्रॉ किया इधर। नॉर्मली डिस्टेंस इतना होता है एसी और बीसी में। लाइनें नजर आ रही हैं? आ रही। यस, नजर आ रही है। ऊपर वाली लाइन थी बीसी, नीचे वाली लाइन थी BC। इसको कॉम्प्रिहेंड करें। बीसी नेक्स्ट। वाओ, हु सेड दिस? मैंने कहा है। वाओ, शाहिद। सारा
तोड़ दिया भाई आपने. It was amazing answer. Excellent. Very good. मोहना अभी आप बताएं why it is mixed. मोहना अभी ये इसलिए मिक्स होगी क्योंकि दोनों ही है ना, इसमें कंडक्टिव भी है सेंसरी न्यूट्रल भी है. एसी भी जो है वो चेंज हुआ है और डीसी भी. इन दोनों में डिस्टेंस है मतलब कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है और बीसी अपनी नॉर्मल पोजीशन से और एसी भी अपनी नॉर्मल पोजीशन से. एसी नॉर्मल पोजीशन से तो समझ आती है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, लेकिन बीसी जो है वो भी नॉर्मल पोजीशन से नीचे आ गया मतलब सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी. दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट अ मिक्स्ड. वेरी गुड. So proud of you. Very good, Shahid. You did a great. अच्छा, अब जो अगले दो ग्राफ्स हैं ना, they are very important. वो ना बस रट्टा मारने. उसके लॉजिक क्या है, क्यों नहीं है, वो हम ऑटोस्क्लेरोसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. I will get time. लेकिन उसका सिंपल सा एक बात ये लगानी है. जब भी एक पेशेंट प्रेजेंट करता है ऑटोस्क्लेरोसिस के साथ, ऑटोस्क्लेरोसिस क्या होती है, हमने देखते हैं कि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये मैलियस है, ये इंकस है और ये उसकी स्टैपिंग है. सॉरी फॉर माय ड्राइंग. ये कॉक्लिया. अगर इन बोन्स के रीजन में स्क्लेरोसिस हो जाए, स्क्लेरोसिस से क्या मुराद है? कौन स्टिफनिंग ऑफ बोन्स. आप शहनाज? नहीं, मुझे लगा कि आपने नाम नहीं ना अभी लिया था, मैंने पहले बता दिया था. I'm sorry. Thank you. Very good. Stiffening of bones. It's okay. Everybody should like come up with ideas. Throw ideas. इस तरह माइक म्यूट करके ना बैठा करें. तो ऐसे मैंने मजाक में क्या होके डॉन. Sclerosis is stiffening. ठीक है? Stiffening. अब ये बात याद रखनी है. अभी टेम्पैनोमेट्री हमने करनी है, उसमें ये बात याद रखनी है. अगर ये बोन जुड़ जाए, स्टिफ हो जाए एक दूसरे के साथ और मूव ना करें, तो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल जो डेसिमल होता है वो नॉर्मल ही रहता है, 20 30 नॉर्मल. इसमें एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन का नहीं, लेकिन उस एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन का डिफरेंस नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक बात बताई हुई है, इसमें 2000 हर्ट्ज पे एक नोच आती है. उस नोच को कहते हैं कार्ड हार्ट नोच. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑटोस्क्लेरोसिस में 2000 ये एक ना डेफिनेटिव होता है ऑटोस्क्लेरोसिस का टेस्ट भी. ये कौन आ रहा है? अच्छा, यू रिमेंबर दिस स्टेप PTA confirmatory test in autosclerosis में we get a heart nodes are dipping inside at 2000 hertz. Is everyone clear? Yes, clear है. Okay. Next on we will move. एक और नोच आती है 4000 hertz. यहाँ से नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल. कुछ लोग, हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे फिजिक्स की बुक में, जो लोग ड्रिलिंग का काम करते हैं या सड़कें जो खोदते हैं जो मशीन से या हैवी मशीनरी के एरिया में रहते हैं, उनको एक हेयरिंग लॉस होता है व्हिच हैज अ स्पेसिफिक वर्ड, नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस. Are you all guys familiar with this kind of hearing loss? I'm sure you all are. Noise induced hearing loss के केस में क्या होता है? We also get a dipping. But ये dipping किस हर्ट्ज से बनती है? कितने हर्ट्ज से बनती है? 4000 हर्ट्ज. Normal 4000 पे we get a dipping. And here is noise induced hearing loss. ठीक? Everybody clear? मुझे पता है. Yes. आप बताएं 2000 हर्ट्ज पे कौन सी हेयरिंग लॉस होती है? कौन सा? 2000 हर्ट्ज पे ना हमें एक नॉच मिलती है, उसे कहते हैं कार हार्ट्स नॉच, और ये हमें ऑटोस्क्लेरोसिस में मिलती है. वेरी गुड. ये ऑटोस्क्लेरोसिस का डेफिनेटिव है. अच्छा, और नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस के लिए कौन सा हम लोग डेफिनेटिव टेस्ट करते हैं, डेफिनेटिव चीज परफॉर्म करते हैं? मुझे कौन बताएगा? शहनाज आप बताओ. क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा. 4000 हर्ट्ज पे कौन सी होती है? 4000 हर्ट्ज पे
नॉइस Kyoto not geometry. ठीक है, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस है। अच्छा, आज हमारे पास एक न्यू वी हैव अ न्यू पर्सन महनूर इजाज। आपने टेस्ट पूछा, इसको प्रैक्टिस करना होगा। जी अच्छा, ये ग्राफ्स अच्छे से याद रखिएगा, मैंने एंड पे टेस्ट लेने हैं, मैं टिम्पैनोमेट्री करा के टेस्ट लूंगी, ये ना हो कि कल की तरह हमारा सिर्फ रेनी और वेपर ही कवर हो। टिम्पैनोमेट्री, टिम्पैनोमेट्री के एज द नेम सजेस्ट हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की और जो पीछे उसके सारा सिस्टम लगा हुआ है इसकी कंप्लायंस देखिए क्या हो गया हमको। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की और उसके पीछे जो सारा सिस्टम लगा हुआ है जो कंडक्टिव सिस्टम है उसकी कंप्लायंस देखिए। टिम्पैनोमेट्री में हम लोग यहाँ पर एक ऐसी डिवाइस लगाते हैं, ऐसा उसका टेस्ट में ईयर के टेस्ट में, ये भी कंफर्मेटरी टेस्ट है, ऐसी डिवाइस लगाते हैं जो प्रेशर को चेंज करता है। प्रेशर मतलब पास्कल्स में प्रेशर को चेंज करता है और जब वो प्रेशर में चेंज करता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेजर करते हैं कि क्या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इतनी कंप्लायंट है, क्या ये बोन्स इतनी कंप्लायंट है। हमने अभी एक डिजीज पढ़ी कि 2000 हर्ट्ज पे कार हार्ट नोच बनती है, ऑटोस्क्लेरोसिस। तो ऑटोस्क्लेरोसिस की वजह से भी टिम्पैनोमेट्री में डेफिनेटिव डायग्नोसिस बन जाता है इसके थ्रू, क्योंकि ये अगर कंप्लायंट नहीं होगी तो विल गिव अ पर्टिकुलर शेप इन अ ग्राफ। हम सारी चीजों की कंप्लायंस को प्रेशर के अगेंस्ट मेजर करते हैं एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टिम्पैनोमेट्री। इट हैज अ ग्राफ। मैं ग्राफ को काफी क्लियर बनाना चाहती हूँ क्योंकि उस एक ग्राफ के अंदर ही सारे समझ आएंगे। हम लोग मेजर करेंगे प्रेशर, प्रेशर देंगे पास्कल्स में और उसे इस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंप्लायंस। कंप्लायंस को मेजर करेंगे। इज एवरीबॉडी क्लियर? कोई मसला तो नहीं है टिम्पैनोमेट्री की बेसिक नॉलेज में? महनूर आप बताएं, आपको मसला तो नहीं है? समझ आ गया? जी आ गई है समझ। दैट्स गुड। प्रेशर जो होगा ना हम इस तरह नहीं पढ़ाएंगे 0 1 2 3 4 5, नो, हम इसे माइनस से लेकर आएंगे और फिर पॉजिटिव में लेकर जाएंगे। -200 होगा पहला, -100, 0, 100, 200। अच्छा, अब ये बात ट्रिकी है, हमने -200 -100 क्यों लिया? बिकॉज हम जानना चाहते हैं कि नेगेटिव प्रेशर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैसी कंप्लायंस शो करती है। नेगेटिव प्रेशर हमारे पास काफी कंडीशंस में बना जो हमने पढ़ा था। नेगेटिव प्रेशर अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट कर जाए तो इसकी वजह से हमारे पास काफी हियरिंग लॉस आ जाती है और ये कॉमन है इन्फेक्शन इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और अडल्ट्स में भी अगर 3 मंथ से ज्यादा रहे। इस कंडीशन को, जो 2 कंडीशन हमने पढ़ी थी, इसका नाम मुझे कौन बताने वाला है जिसमें नेगेटिव प्रेशर आता है और रिट्रैक्ट कर जाती है टिम्पैनिक? सीरस ओटाइटिस मीडिया। Yes, acute suppurative otitis media, serous, aerotitic और हमारे पास पर chronic, chronic भी ऐसी थी, chronic में भी रिट्रैक्ट करती। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले आवाज नहीं आती सही से जी, ये है 0, ये करते हैं 0 पे आते हैं हमारे पास नॉर्मल, तो हमारे पास कर्व्स बनेंगे ना। अच्छा, आप कब ऐसे भी बना सकते हो, आप कब ऐसे भी लेकर जा सकते हो, एज यू विश, लेकिन इसमें ना वो पीक्स बनाने में बड़ा गंद मच जाना है, इससे आपको बाकी चीजें नजर नहीं आनी है, समझ नहीं आनी, जिसकी वजह से आई यूज दिस वन। -100 से +100 तक ये है नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व का नाम है ए इज नॉर्मल। ठीक, अब मैं बनाती हूँ एक ऐसी कंडीशन का जिसमें देयर इज स्टिफनिंग। स्टिफनिंग माने बोले तो ऑटोस्क्लेरोसिस। अगर एक पर्सन नॉर्मल होगा उसका टिम्पैनोमेट्री में ये ग्राफ है, ठीक है। अगर एक पर्सन जिसकी, इसका मतलब ये है कि प्रेशर के घटते हुए -100 से +100 तक इसकी कंप्लायंस भी नॉर्मल रही, ओके।
अगर हम एक ऐसी कंडीशन बनाएं जिसमें प्रेशर तो हम लोग नॉर्मल इतना ही दें लेकिन उसकी कंप्लायंस कम हो जाए, इसमें ऐसी कौन सी कंडीशन हो, मतलब जिसमें कंडक्टिंग पाथ में कोई सख्ती आ जाए, कोई कंप्लायंट ही ना रहे चीज। ऑटोस्क्लेरोसिस। वेरी गुड, ऑटोस्क्लेरोसिस। थिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। हाँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में भी ऑटोस्क्लेरोसिस, ऑटोस्क्लेरोसिस में भी आ सकती है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में भी आ सकती है। चले हम ये दोनों बातें डिस्कस करेंगे। ऑटोस्क्लेरोसिस को हम डेजिग्नेट करते हैं एएस। एएस, अब एएस का कैसे ग्राफ बनेगा, ये 0 है और ये नॉर्मल है। एएस का बनेगा छोटा सा पतला सा, ये भी बहुत ज्यादा बना दिया मैंने, इसका बड़ा छोटा सा बनेगा क्योंकि बहुत लेस कंप्लायंट होती है। हमने देखा कि वो 2000 हर्ट्ज पे जाके उसे एक नोच आ रही थी और उसे बहुत कम सुनाई दे रहा। ठीक है, ये ऑटोस्क्लेरोसिस का ग्राफ नॉर्मल से कम कंप्लायंट होगा। एम आई क्लियर? ऑटोस्क्लेरोसिस डन? यस क्लियर है। मनूर, मुजम्मिल भाई, शहनाज, क्लियर है। यस क्लियर है। क्लियर है। ऑटोस्क्लेरोसिस में हमारे पास लेस कंप्लायंट है, कंप्लायंस कम है, इसका नॉर्मल से कम ग्राफ होगा। अब शाहिद भाई ने बात डिस्कस की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड इट वाज अ गुड पॉइंट। देखें, अगर हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाती हूँ। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये मिडल ईयर है जिसमें हमारे पास डिफरेंट बोन्स हैं और फ्लावर क्लास है। ये बोन्स मैंने अपनी तरफ से बनाए। अगर यहाँ पे हमारे पास यूस्टेशियन ट्यूब, अगर हमारे पास यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे फ्लूइड आ जाए, सीरस, म्यूकस, कोई भी किसी किस्म का फ्लूइड आ जाए जिसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कंप्लायंट हो ही ना सके, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रॉपर्ली उसके जब एयर साउंड वेव्स आ रही हैं एयर कंडक्शन कराने के लिए, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इतना पीछे फ्लूइड है, इतना पीछे फ्लूइड है कि ये आगे जा ही नहीं पा रहा। तो इसका मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी लेस कंप्लायंट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यस। उसका ग्राफ हम डिनोट करते हैं बी से। बी से, बी है फ्लूइड बिहाइंड द टिम्पैनिक फ्लूइड, फ्लूइड बिहाइंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। बी फॉर बीकर, बी से बिहाइंड, फ्लूइड बिहाइंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसकी कंप्लायंस पे हो गई डिग्री। इसकी कंप्लायंस पता कैसे बनानी है? ऐसे, ये डोम शेप बनेगी, ऐसे डोम शेप का बनेगा और ये है बी। मतलब इसकी कंप्लायंस नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, चूंकि उसके पीछे फ्लूइड है उसको कोई असर नहीं पड़ना कि मैं जो मर्जी करूं, वो लेस कंप्लायंट है, उसकी कंप्लायंस फ्लूइड ने ब्लॉक कर दी। इसका ये डोम शेप का बनेगा। बी फॉर फ्लूइड बिहाइंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ए इज नॉर्मल, ए ऐसे ऑटोस्क्लेरोसिस। इज दैट क्लियर? यस Yes. क्लियर है। यस, थैंक यू। अच्छा, इस कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आप। ये एक तो ये है ना, आपने बताया डोम शेप होगी इसकी बी की, एक और होती है जिसमें होता है बिल्कुल फ्लैट। तो अक्सर जो है पेपर में फ्लैट वाला कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि ऑस्पी में एक मतलब फ्लैट वाला आ गया था तो बच्चे उसे नहीं कर पाए थे कि ये क्या होगा, क्योंकि वो डोम शेप याद करके गए थे। तो जो फ्लैट वाला है उसमें भी यही रीजन है कि उसकी कंप्लाइंट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, जो मर्जी होता रहे, मगर वो जो ग्राफ होगा वो फ्लैट होगा। तो ये डोम के साथ एक फ्लैट बना दें, बाकियों का भला हो जाएगा, क्योंकि एक मरतबा पास में आया हुआ है इसका ऑस्पी में, उस टाइम बच्चे गलत करके आए थे। Okay, thank you so much, Shahid bhai, for adding this information. It's very kind of you have added it. इससे बी कप के साथ जहाँ फ्लूइड बिहाइंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, डोम शेप के साथ इसे फ्लैट कप बोलते हैं, शाहिद भाई ने बताया। और फ्लैट कप, एक तो हम कहते हैं डोम कप है, इसे फ्लैट है। फिर एक और कंडीशन है जिसमें हमारे पास टिम्पैनिक, अच्छा इकरा, किसका? आपने कहा था कि डोम शेप में जो है वो कंप्लायंस कम हो जाती है, और शायद कहता है कि फ्लैट में जो है वो कंप्लायंस चेंज नहीं होती। फ्लैट में कंप्लायंस, ये देखो अगर फ्लैट होगा, अगर किसी को फ्लैट कर दें
मतलब जितनी मर्जी प्रेशर चेंज करें कंप्लाइंस है ही नहीं। और जो बी कर्व है देखें उसकी ऑटोस्क्लेरोसिस से भी कम कंप्लाइंस है, मतलब बहुत लेस कंप्लाइंस हो जाती है उस पेशेंट की। ठीक है। तो ये लेस कंप्लाइंस ही रहेगी। अच्छा, अगर हम एक ऐसी कंडीशन करें, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात करें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही पूरा कर लेते हैं। एक ऐसी कंडीशन हो, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनी, ये उसके पीछे हड्डियां, ये है उसका हाँ, ये है उसका मिडल ईयर कैविटी, ठीक है। यहाँ उसकी मैलियस है, फिर इंकस है साथ में, फिर स्टैबिलिस। ठीक, अगर एक ऐसी कंडीशन हो जिसमें यूस्टेशियन ट्यूब को ब्लॉक हो जाए, हमने पढ़ा था एक्यूट स्पेरेटिकोटाइटिस मीडिया में भी, यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ये मुझे कौन बताएगा? हमसे याद है? हाँ बताएं दोबारा पूछ जी। रिपीट करना। अच्छा, जब यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक होती है तो हमारे पास ये नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप होता है, और नेगेटिव प्रेशर के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रिट्रैक्ट कराता है, ठीक है। जो रिट्रैक्ट करेगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसमें भी क्या कंप्लायंस होगी? एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खींच रही है, रिट्रैक्ट कर रही है, तो क्या उसमें कंप्लायंस होगी कि वो साउंड वेव्स के साथ कंप्लायंटली मूव कर सके? नहीं होगी। नहीं हो, ऑब्वियसली। ये ए फॉर नॉर्मल, ये आप लोगों ने कॉपी कर दिया था? यस कर लिया था। हाँ कर। ये एएस है, ये ए है। अब एक ऐसी कंडीशन जिसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे नेगेटिव प्रेशर है, प्रेशर इज नेगेटिव, प्रेशर इज नेगेटिव। व्हेन देयर इज नेगेटिव प्रेशर, always remember कि tympanic membrane cannot be compliant। तो इसके नेगेटिव प्रेशर की रेंज में एक कर्व बनेगा, इसे हम कहते हैं जो कर्व बनेगा ऑटोमेटिकली इट इज लेस कंप्लायंट, तो कर्व भी छोटा सा बनेगा। ये सी कर्व है, सी कर्व माने यूस्टेशियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड, जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर इज बिल्ट अप एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज रिट्रैक्टेड। Am I clear? मैं रिपीट करूं कुछ? ये सी कर्व जरा दोबारा से बता दें। बी कर्व के सी कर्व? सी कर्व, सी। अच्छा, सी कर्व में ये हुआ है, हम लोगों ने देखा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो थी वो पीछे मिडल ईयर में चूंकि ब्लॉक यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक कर गई थी, जैसे तो यूस्टेशियन ट्यूब है ब्लॉक कर गई थी, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आगे क्या हो गई थी? रिट्रैक्ट कर गई, अंदर की तरफ धंस गई थी। नेगेटिव प्रेशर हो गया था यहाँ पे। वी नो जब भी नेगेटिव प्रेशर होता है तो एडीमा बन जाएगा, फ्लूइड आ जाएगा, बैक्टीरिया हो गया तो वहां पे म्यूकस भी बन सकता है, वो तो अलग स्टोरी है। सबसे पहली स्टेज हमने पढ़ी थी स्टेज ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेज। व्हेन द ट्यूब इज ब्लॉक्ड, यूस्टेशियन ट्यूब जो मैंने बनाई है इस किस्म की, व्हेन इट इज ब्लॉक्ड देयर लीड्स टू नेगेटिव प्रेशर, और वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रिट्रैक्ट कराता है। Negative pressure, retraction of tympanic membrane, it will do no good to the compliance। इस tympanic membrane की भी compliance decrease कर जाएगी। इसलिए क्योंकि पीछे नेगेटिव प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर सफर करी है, हमने इसे -200 और -100 के प्रेशर में बनाया है और इसकी कंप्लायंस को नॉर्मल से कम बनाया, और ऑटोस्क्लेरोसिस से थोड़ा सा ज्यादा बनाया, क्योंकि ऑटोस्क्लेरोसिस में बहुत स्टिफनिंग हो जाती है। इज दैट क्लियर? यस क्लियर है, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास आती है डी कर्व। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ए कर्व, बी कर्व, सी कर्व, और ए में हम लोगों ने पढ़ा ए एस कर्व जो शो करता था ऑटोस्क्लेरोसिस। अब हम पढ़ने लगे ए कर्व पढ़ लिया, ए एस कर्व पढ़ लिया, बी कर्व पढ़ लिया, सी कर्व पढ़ लिया, अब हम पढ़ने लगे ए डी। जो ए डी है ना, ये मैं आपको पहले ही बता दूंगी, ऑपोजिट है ए एस का। ए एस में था कि इतनी स्टिफनिंग है कि नॉर्मल से कम कंप्लायंस है और प्रेशर के साथ मूव नहीं कर रही, ठीक है। ए डी में ऑपोजिट होगा, ए डी स्टैंड्स फॉर डिसकंटीन्यूअस ऑसिलेशन, ए बी डिसकंटीन्यूअस
ऑसिकुलर चेन। जब ऑसिकुलर चेन हम लोग बनाते हैं यहाँ पे मैलियस, इंकस और स्टेपिस, अगर ये लोग इतने वो हो जाएं, इतने डिसकंटिन्यूअस हो जाएं, इनमें आपस में कोई लिगामेंटल अटैचमेंट ना रहे, कोई ऐसी बीमारी है जिसमें लिगामेंट्स इरोड हो जाएं और ये लोग बहुत ही ज्यादा झूमने लग जाएं, तो हमारे पास कंप्लायंस इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? हमजा याद है आप बताएं? डिक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। एक्सीलेंट। जब हमारे पास ऑसिकुलर चेन की डिसकंटिन्यूटी आएगी, ऑटोमेटिकली हमारे पास कंप्लायंस होगी वो इंक्रीज कर जाएगी और काफी हद तक इंक्रीज करेगी। ठीक है, इट विल इंक्रीज अप टू अ लॉट। मतलब बहुत छोटी सी आवाज भी होगी, उस पर्सन को बहुत ज्यादा सुनाई देगी, ये होगी। इज दैट क्लियर? यस। ओके। यस क्लियर है। इस मीटिंग को रह गए लगभग कोई 1 मिनट, इस वजह से मैं इसे बंद कर रही हूँ। एक न्यू मीटिंग का लिंक भेजती हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने उसे ज्वाइन करना है, उसमें हम लोग टेस्ट करेंगे सर। 2 मिनट हैं, किसी ने जाना नहीं है, मैं लिंक भेज रही हूँ दोबारा। ओके, वो टेस्ट है हमारा।